ओके ओके। अच्छा, तो लास्ट जो हमारी क्लास थी जहाँ पे डिस्कशन हमारी हो रही थी, ये हमने इंक्यूबेशन पीरियड और प्रोडर्मल पीरियड जो था यहाँ तक डिस्कस किया था। ठीक है, 86 के क्वेश्चंस था। इन दोनों में क्या फर्क है ये मैंने बताया था। इंक्यूबेशन पीरियड ये वाला क्वेश्चन बताया था 2020 या 18 में, कॉपी पेस्ट था सेम वीओ के पेपर में। तो ये इंक्यूबेशन का था, और दूसरा प्रोडर्मल पीरियड है। इन दोनों का डिफरेंस यहाँ तक हमने क्लासेस को किया था। अब आगे कंटिन्यू करेंगे जो चीज होगी। कल हमने नेक्स्ट क्वेश्चन किया था। ये वाला भी मैंने बताया था, कल भी बताया था। फुट एंड माउथ डिजीज जो होती है, जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कि ये हाई मोर्टेलिटी काज करवाती है या हाई मोर्बिडिटी, मोर्टेलिटी का मतलब क्या होता है, डेथ रेशियो को कहा जाता है। और मोर्बिडिटी कहा जाता है केसेस ऑफ, या जो है ना रेट ऑफ इलनेस को। तो जो एफएमडी होती है ये ज्यादातर मोर्बिडिटी काज करवाती है, मोर्टेलिटी नहीं करवाती। ऑल ऑफ दीज आपने नहीं करना है। अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन आ जाए तो ये आपने जरूर याद रखना है। ये मैंने कल भी बताया था, अभी फिर दोबारा इस चीज को रिपीट कर रहा हूँ। ये एमसीक्यूज आपने गलत नहीं करना है, ठीक है। मोर्टेलिटी से ज्यादा केसेस ऑफ इलनेस के जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं एफएमडी में, ये आपने याद रखना है। तो ये आप अगर क्वेश्चन आ जाए तो मोर्बिडिटी आपने करना है, ज्यादा नहीं करना है। ये लास्ट में हमने किया भी था पिंपलीगट, ये लास्ट में क्वेश्चन है भी, से इसको डिस्कस करेंगे। इसोफेगोस्टोमम के स्पेशीज से होती है, रेडिएटम से, वहां पे डिस्कस करेंगे। लास्ट में ये क्वेश्चन है। ये हमने कल भी किया था, पंच्ड अल्सर इन एबोमिज्म ऑफ कैटल। जब भी बात आ जाए पंच्ड अल्सर, ये पंच्ड वर्ड आपने याद रखना है। ये वाला जब भी आ जाए आपने एक प्रोटोजोल प्रॉब्लम याद रखना है, थिलियोरोसिस। ठीक है, थिलियोरोसिस, बेबियोसिस, ये हमने वहां पे पढ़े थे मेडिसिन वाले चैप्टर में, डिटेल में थ्योरी में पढ़े थे इनसे क्या क्या क्वेश्चन है। ये सारे तो ये आपने याद रखना है। पंच्ड आउट अल्सर्स ऑन एबोमिज्म जब भी पूछा जाए थिलियोरोसिस की होगी। थिलियोरोसिस की ड्रग ऑफ चॉइस भी पेपर में आती है, बुपारवाकुइन। ठीक है, ये आपने याद रखनी है। बुपारवाकुइन जो है इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है, ये भी पेपर में आती है। और ये हार्ट टिक से फैलती है, दोनों, बेबिसियोसिस और थिलियोसिस। अगर पूछा जाए सॉफ्ट टिक या हार्ड टिक, तो हार्ड टिक आपने करना है। और बेबिसियोसिस, एमिडोकार्ब है इसकी ड्रग ऑफ चॉइस। और डायमंडाइन एसीचुरेट, ये भी सारी मैंने पढ़ाई हुई है चीजें। और बेबिसियोसिस में हेमोग्लोबिन यूरिया होता है, हेमोग्लोबिन टूट जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, पंच आउट अल्सर्स। तो पंच की तरह ये भी क्वेश्चन इसी सीरीज में हमने डिटेल में पढ़ा हुआ था ऑलरेडी, यहाँ पे रिवाइज है ये। ठीक है, कि पंच आउट अल्सर्स जब भी एबोमिज्म पे बनते हैं, वो पंच की तरह कौन से प्रॉब्लम में बनते हैं, थिलियोसिस में बनते हैं, ये आपने याद रखना है। सिकल कोक्सिडोसिस, ये पोल्ट्री की सीरीज में मैंने काफी दफा बताया है। सिकल कोक्सिडोसिस, इससे ड्रग ऑफ चॉइस भी आपने याद रखनी है, इम्प्रोलियम इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है। और ज्यादा इसका सिंपल सा पूछा जाता है, एमेरिया जो स्पीशीज होती है वो काज करवाती हैं कोक्सिडोसिस को। तो अगर सीकल का पूछा जाए, जो सीकम में कोक्सिडोसिस होता है, जैसे ब्लडी डायरिया होते हैं, एमेरिया टेनेला से होता है वो। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, सीकल कोक्सिडोसिस। ये ऑलरेडी बताया हुआ है, बट यहाँ पे भी आपकी ये रिवीजन हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो न्यू क्वेश्चन है आज का, वो है यहाँ पे 55 पे, कॉटन स्ट्रेन 19 वैक्सीन इज यूज्ड अगेंस्ट। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वीओ के हवाले से, कि कॉटन स्ट्रेन 19 जो है, या कॉटन स्ट्रेन भी दे सकता है, कि किसके किस डिजीज के अगेंस्ट की जाती है, माइकोप्लाज्मोसिस, ब्रूसलोसिस, इंटीरोटॉक्सिमिया, नन ऑफ दीज। ये आपने याद रखना है। ये ब्रूसलोसिस की जो है ना, ब्रोसिला बोर्टस जो है, उसके अगेंस्ट की जाती है। तो ये प्रिवेंट करने के लिए होती है। और ब्रूसलोसिस से आपको कल भी मैंने बताया था, आपने याद रखने, जब भी रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स की बात आए, अगर रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स की डिजीज पूछे आपसे पेपर में, तो आपने सबसे पहले ब्रूसलोसिस को जहन में रखना है। ठीक है, फिर ऑप्शन को देखना है, आपको मिल जाएगा। तो ये क्या क्या करवाती है ब्रूसलोसिस, अबॉर्शन करवाती है, लेट प्रेगनेंसी में इनफर्टिलिटी काज करवाती है, रिटेन प्लेसेंटा होता है, और मेल मेल एनिमल्स जो होते हैं उनमें ओर्काइटस होता है, टेस्टिस में इन्फ्लामेशन हो जाती है। ठीक है, और ये जूनोटिक डिजीज भी है। ठीक है, तो ये जितने भी रिप्रोडक्टिव बिहेवियर से आपको स्टेटमेंट घुमा के दे और आपसे डिजीज पूछे,
तो आपने याद रखना है ब्रूसलोसिस को। और इसमें वैक्सीन कौन सी की जाती है? कॉटन स्ट्रेन 19 वैक्सीन। ये हेफर्स वगैरह जो होते हैं, काफ्स वगैरह, उनमें की जाती है ताकि उनको इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाए। ठीक है, तो ये आपने क्वेश्चन जहन में बिठाना है। अच्छा, ये क्वेश्चन भी कल हमने डिस्कस किया था, फिर दोबारा डिस्कस करते हैं। 07 पे क्या है कि कॉमन काज ऑफ वीनस थ्रोम्बोसिस इन काफ्स माइट बी इंडिकेट। क्या करती है इंडिकेट? वीनस थ्रोम्बोसिस, माइग्रेशन ऑफ पैरासाइट, कोरोना वायरस, उम्बिलिकल हर्निया, नेवल इन। तो आपने याद रखना है, यहाँ इसको ओम्फला फेलाबाइटस कंडीशन भी कहा जाता है, नेवल इल को। ठीक है, तो ये न्यू बॉर्न होते हैं जिसमें उम्बिलिकल कार्ड जो होती है वो इन्फेक्टेड हो जाती है, या पूर हाइजीनिक कंडीशन होती है ड्यूरिंग बर्थ, उसकी वजह से हो जाती है। तो इन्फेक्शन उम्बिलिकल वीन्स में चला जाता है, वहाँ की ब्लड वेजल्स पे चला जाता है, जहाँ से वीन्स में इन्फ्लामेशन हो जाती है, जो उम्बिलिकल वीन्स होती है या नेवल वीन्स होती है। इसलिए इसको फिलाबाइटस कंडीशन भी कहा जाता है। और ब्लड क्लॉट्स की फॉर्मेशन होती है जिसको थ्रम्बोसिस कहा जाता है। ठीक है, तो वीनस थ्रम्बोसिस इसको कहा जाता है, जिसमें नेवल रीजन जो है वो सोइलिंग होगी उस पे और पेनफुल होगी कंडीशन। तो ये जो छोटे काफ्स होते हैं उनमें ये कंडीशन देखी जाए, तो आपसे सिंपली इसी फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है, वीनस थ्रम्बोसिस इन काफ्स। तो नेवल हिल कंडीशन होती है, उसको कहा जाता है, या ओम्फला फिलाबाइटस कंडीशन भी इसको कहा जाता है। ओम्फलो फिलाबाइटस कंडीशन, ये आपको कल भी मैंने बताया था। ठीक है, ओम्फलो फिलाबाइटस कंडीशन। ठीक हो गया, तो ये नेवल हिल इसको कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था। अच्छा, जॉन्स डिजीज का भी हम आपको बताया था कि इंक्यूबेशन पीरियड याद रखना है। ऑलरेडी मैंने रेबीज का बताया हुआ है 90 डेज, और वो पेपर में भी आ चुका है। ठीक है, बट वैसे रेबीज का आगे पीछे होता है इंक्यूबेशन पीरियड, डिफरेंट बुक्स में अलग अलग लिखा हुआ है, क्योंकि बट ये वीओ में क्वेश्चन आ चुका है, वहां पे 90 डेज था, तो अभी हमने 90 डेज ही याद रखना है पेपर के हवाले से। ये आपने याद रखना है, वरना इसका 90 डेज से भी ज्यादा होता है। तो ऐसे ही जॉन्स डिजीज का भी आपने याद रखना है कितना होता है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे 2 ईयर्स, तो ये 2 साल से भी ज्यादा होता है जॉन्स डिजीज का। सबसे पहले आपको इसका काजेटिव एजेंट पता हो, मेडिसिन में हम पढ़ चुके, माइकोबैक्टीरियम पेरा ट्यूबरक्लोसिस का वर्ड आपने याद रखना है। ट्यूबरक्लोसिस तो नॉर्मल जो टीबी होती है उसका काजेटिव एजेंट होता है, बट इसका पेरा ट्यूबरक्लोसिस होता है। ठीक है, क्रोनिक डायरिया इसमें लगते हैं जॉन्स डिजीज में। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड 5 साल तक भी होता है, 2 से 5 साल की रेंज में होता है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपने एग्जैक्ट 2 ईयर्स याद रखने अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो। ठीक है, तो ये आपने जहन में बिठाना। उसके बाद रानीखेत डिजीज पोल्ट्री में काफी दफा डिस्कस किया है। इसका काजेटिव एजेंट क्या है? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, हेमोफाइलस पैराग्लेनिरियम, एवियम पैरामिक्सोवायरस, बोरिला एंसेरिना। ठीक है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम किसका है? सीआरडी का है, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज, ये बैक्टीरियल प्रॉब्लम है। ठीक है, और हेमोफाइलस पैराग्लेनिरियम का जब भी वर्ड आ जाए आपके जहन में एक डिजीज आनी चाहिए जिसका नाम है इन्फेक्शियस कोरिजा। ठीक है, जिसमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे इन्फ्लामेशन हो जाती है बर्ड्स में। तो रानीखेत का कौन सा होता है? पैरामेक्सोवायरस। ये वाला काजेटिव एजेंट आपने याद रखना है। ये भी हमने काफी दफा डिस्कस किया हुआ है, पोल्ट्री में अलग किया हुआ है, एनिमल हस्बेंड्री के एमसीक्यूज में अलग किया हुआ है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। और रानीखेत में ग्रीनिश डायरिया एक आपने स्टेटमेंट में याद रखना है। जब भी स्टेटमेंट आपको समझ नहीं आए, वो बड़ी करके दे, आपने ग्रीनिश डायरिया का वर्ड याद रखना है। अगर उसमें ग्रीनिश डायरिया है और ऑप्शन में रानीखेत है, तो आपने रानीखेत करनी है। सबसे पहले ग्रीनिश डायरिया याद रखना है रानीखेत से। दूसरा आपने याद रखना है ट्विस्टेड नेक। ट्विस्टेड नेक जब भी स्टेटमेंट में ये साइंस वगैरह दे दे ट्विस्टेड नेक, तो फिर भी आपने डायरेक्ट रानीखेत डिजीज को डायग्नोज करना है कि ये रानीखेत होगी, या इसको टॉर्टिकोलिस भी कहा जाता है। ठीक है, वेरी गुड अब्दुल्ला जमील, वेरी गुड। ठीक है, तो ये कुछ चीजें ये मैंने ऑलरेडी डिटेल में पढ़ाई हुई हैं, यहाँ पे जस्ट आपको ऊपर ऊपर से रिवीजन करवा रहा हूँ ताकि आपको फिर रिवाइज हो जाए चीजें।
फिर आपने याद रखना है क्वेश्चन, ये वाला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 35 पे, कि विच ड्रग इज कंट्रा इंडिकेटेड इन केट, कि कौन सी ड्रग कंट्रा इंडिकेट का मतलब होता है उसका लिमिटेड यूज होता है उस एनिमल में, या ना के बराबर ही होता है, एब्सोल्युटली नॉट। ठीक है, क्यों होता है वो भी बताता हूँ। पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, सल्फा क्लोरोमाफेनिकल, तो क्लोरोमाफेनिकल जो है वो लिमिटेड यूज की जाती है केट में या कंट्रा इंडिकेटेड होती है। तो ये भी क्वेश्चन पेपर में दे सकता है कि कौन सी ड्रग केट्स में कंट्रा इंडिकेटेड है। तो आपने याद क्यों, क्योंकि केट में लिमिटेड एबिलिटी होती है मेटाबोलाइज ऑफ सम ड्रग्स। ठीक है, तो उसके लिवर में इतना वो फंक्शनल नहीं होता कि इतनी, क्योंकि क्लोरोमाफेनिकल का हमने साइड इफेक्ट ज्यादा पड़े थे कि ये बोन मेरो को सप्रेस करती है, एनीमिया वगैरह काज करवाती है प्रोलॉन्ग यूज में। तो ये केट में ज्यादातर यूज नहीं की जाती है वेटनरी मेडिसिन में। तो ये भी पेपर के हवाले से आपने क्वेश्चन याद रखना है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि केट में कौन सी ड्रग कंट्रा इंडिकेटेड है, तो क्लोरोमाफेनिकल आपने याद रखना है। 36 सिंपल सा क्वेश्चन है, चूज द बैक्टीरियल डिजीज ऑफ पोल्ट्री, कौन सी है? रानीखेत वायरल है, पैरामिक्सोवायरस, मेरेक्स डिजीज वायरल प्रॉब्लम है, और ये किससे होती है? हर्प्स वायरस से होती है। और मेरेक्स डिजीज से आपको बताया था कि इसकी वैक्सीन फर्स्ट डे पे की जाती है, और ये क्वेश्चन 2023 से पोल्ट्री में भी आ चुका है कि फर्स्ट डे ओल्ड चिकन्स को कौन सी वैक्सीन दी जाती है? मेरेक्स डिजीज की। ठीक है, मेरेक्स डिजीज से बता रहा हूँ। और जो है ना, तीसरा ऑप्शन, बी ऑप्शन में क्या है? CRD, ये ऊपर भी बताया था, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। तो ये बैक्टीरियल डिजीज है, यहाँ पे इसने कहा है कि बैक्टीरियल कौन सी है? ये बैक्टीरियल है। और डी ऑप्शन में IBD है, IBD कहा जाता है इन्फेक्शियस बुर्सल डिजीज को, या इसका अदर नेम है गंबोरो डिजीज। ठीक है, गंबोरो डिजीज आपने याद, यहां से आपने क्या क्या चीजें याद रखनी है? गंबोरो से ये भी पढ़ा चुका हूँ, जस्ट रिवाइज करवा रहा हूँ। बुर्सा फेब्रिकस की सोइलिंग हो जाती, जब भी इम्यूनिटी की बात आए डिजीज में, बुर्सा फेब्रिकस की बात आए, डायरेक्ट गंबोरो डिजीज आपके जहन में आनी चाहिए। ठीक है, तो ये थाई और ब्रीस्ट मसल्स जो होते हैं वहां पे भी जो है ना क्या बनते हैं? लेशंस वगैरह बनते हैं गंबोरो डिजीज में। तो यहाँ पे बैक्टीरियल डिजीज पूछा है तो CRD होगा। और लसोटा स्ट्रेन किस में यूज किया? रानीखेत में यूज की जाती है, मेरेक्स में नहीं, एवन में। रानीखेत सी ऑप्शन में मौजूद है। तो ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादातर इन पे डिस्कस नहीं करते। यह क्वेश्चन काफी दफा वीओ में आया है, पोल्ट्री में अलग से बताया है जो हमने पोल्ट्री वाली सीरीज है, और एनिमल हस्बेंड्री में भी बताया। पास्ट पेपर में भी यह क्वेश्चन दिखा है, 2018 या 20 में ये भी आया था कि हाईली वायरुलेंट स्ट्रेन जो है, पैथोजेनिक स्ट्रेन पे रानीखेत की कौन सा स्ट्रेन होता है? लेंटोजेनिक, मीजोजेनिक, वेलोजेनिक। वेरी ये गोल्डन क्वेश्चन है पोल्ट्री के हवाले से। वेलोजेनिक आपने याद रखना है, ये हाईली मोर्टेलिटी काज करवाता है, या हाईली पैथोजेनिक होता है, या हाईली कॉमन होता है। जो भी वर्ड वो यूज करे स्टेटमेंट में, इसकी स्ट्रेन पूछे रानीखेत की, तो आपने याद रखना है वेलोजेनिक जो है ये इंतहाई खतरनाक होता है। ठीक है, ये आपने MCQ से बताना। फिर 42 पे क्या है कि डोर्सल बेंडिंग ऑफ स्पाइनल कॉलम इज नॉन इज कॉल, स्पाइनल कॉलम में डोर्सली बेंडिंग हो जाए, मतलब अपवर्ड जो है ना मूवमेंट हो जाए, तो उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन क्या है? काइफोसिस, लॉर्डोसिस, स्कोलियोसिस। यह भी कल हमने डिस्कस, वेरी गुड, काइफोसिस कहा जाता है। डोर्सल और वेंट्रल आपने याद रखना है। ठीक है, डोर्सल से आपने याद रखना है किफोसिस। ठीक है, डॉर्सल से ये स्पाइनल कॉलम जो है ना वो अपवर्ड हो जाता है, या हंच्ड बैक हो जाता है, या डॉर्सली बेंड हो जाता है। ये भी एब्डोमिनल प्रॉब्लम्स होते हैं, या मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम में डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। बट आपने सिंपली MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से ये वर्ड याद रखना है, डोर्सल। और दूसरा आपने याद रखना है लॉर्डोसिस किसे कहा जाता है? जब वेंट्रली वो दे दे कि वेंट्रली बेंडिंग ऑफ स्पाइनल कॉलम इज कॉल्ड, तो फिर आपका होगा लॉर्डोसिस। इसको एक ट्रिक से याद रखते हैं हम। वीलो आपने जो क्या कहते हैं, मेल हजरात है उन्हें पता होगा वीलो किसे कहते हैं। ठीक है, तो वीलो आपने याद रखना है, वी से क्या है? वेंट्रल, वी से। और एल आपने याद रखना है लॉर्डोसिस। एक याद रखते हैं, रखेंगे, दूसरा आपको याद हो जाएगा ऑटोमेटिक। ये कुछ ट्रिक जरूर बनाया करें पेपर में, ताकि आपको जो है ना याद करने में MCQs आसानी होगी। क्योंकि इंटरचेंजेबल वर्ड्स होते हैं ना, तो ये याद करना मुश्किल होता है। डोर्सल काइफोसिस को कहा जाता है। तो लार्डोसिस में आपने विलो याद रखना है, विलो। ठीक है, फिर दोबारा बता रहा हूँ, विलो ये ट्रिक है एक, इसको याद रखने की, क्योंकि ये गोल्डन MCQs है, ये आपको तंग कर सकता है, पेपर में भी आ सकता है। 3 डॉट या 4, वेरी गुड राफेल, समझ गया। विलो, विलो से वेंट्रल वर्ड, वी से आपने जब भी वेंट्रल का पूछे आपने एल याद रखनी है, लार्डोसिस।
ठीक है, लॉर्डोसिस किसे कहा जाता है? जब स्पाइनल कॉलम वेंट्रली जो है ना बेंड हो जाता है, और जब साइडवेज या स्पाइनल कॉलम साइडवेज में जाता है तो उसको स्कोलियोसिस कहा जाता है। ये सी ऑप्शन में है। तो ये तीन किस्म की मूवमेंट्स होती हैं, बट ये स्कोलियोसिस इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। डोर्सल और वेंट्रल पेपर में आती रहती हैं, ये आपने दोनों याद रखने हैं एमसीक्यूज। ठीक है। फिर यह भी क्वेश्चन बताया हुआ है, नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ फाउल कितना होता है? ये भी सबको आ रहा होगा। जब भी बताया है, जो भी ऑप्शन में ज्यादा टेम्परेचर होगा वो फाउल का टेम्परेचर होगा। ठीक है, क्योंकि फाउल का सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है। तो ऑप्शन में देखें, ये 102 तक है, ये 101 तक है, ये 103 तक है, यहाँ पे 105 टू 107 है। तो फाउल का कितना होता है? 107 तक आपने याद रखना है। ये एवरेज में 105 से 107, तो ये आपने याद रखना है। और ये फ़ारेनहाइट में ये याद रखना है। सेल्सियस में भी मैं एनिमल जैसे फिजियो पढ़ा था, वहां पे दोनों आपको बताए थे, सेल्सियस भी फ़ारेनहाइट भी। और 2023 वीओ में उसने सेल्सियस में पूछा था, सबने फ़ारेनहाइट में याद किया था। तो इसलिए मैं बताता हूँ, सेल्सियस में जरूर याद रखा करें, ताकि वो चेंज कर सकता है ना क्वेश्चन। 107 है तो ये 41 के करीब बनेगा डिग्री सेल्सियस में। 41 या इससे ज्यादा अगर ऑप्शन में आए फाउल का पूछ ले तो आपने वो करना है। ठीक है। उसके बाद इन्फेक्शियस लेरिंगोट्रेकाइटिस, ये भी बहुत ही खतरनाक प्रॉब्लम होती है पोल्ट्रीज में। तो ये किससे होती है? ये भी हम पढ़ा चुके हैं आपको। रीट्रो वायरस से, हरप्स वायरस से, इन्फ्लुएंजा वायरस से, क्रिसो वायरस से। तो ये भी किससे होती है? हरप्स वायरस से होती है। ठीक है, ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है। पल्स रेट कैटल का कितना है? ये भी कल मैंने बताया था, ये वहां पे भी थ्योरी में भी हम पढ़ चुके हैं। कितना होता है? 40 to 60 होता है। बट 40 to 60 यहाँ पे तीनों ऑप्शन में नहीं है। 42 to 60, ये सी वाला ऑप्शन हम करेंगे। ये नॉर्मल पल्स रेट है कैटल का। तो ये आपने दो एमसीक्यू जरूर याद रखने हैं। ये पेपर में एज टू एज रिपीट हो सकते हैं, क्योंकि पल्स रेट या रेस्पिरेटरी रेट से भी क्वेश्चन आते रहते हैं। तो एक ये कैटल का आपने पल्स रेट याद रखना है, 42 to 60। मोस्ट प्रोबेबली वो कैटल का ही पूछता है। ठीक है। शीप एंड गोट का यहाँ पे रिस्पायरेटरी रेट दिया गया है। रिस्पायरेटरी रेट आपको मैंने बताया हुआ है कि अल जो है ना क्या होता है, हमेशा कम होता है और पल्स रेट ज्यादा आता है। ऑप्शंस में भी ये आप ट्रिक लगा सकते हैं। तो ये आप देख लेंगे, शीप एंड गोट का कितना होता है? 18 to 13, ये जो है ना नॉर्मल इसका रिस्पायरेटरी रेट होता है शीप एंड गोट में। ये नॉर्मल रेंज है इसकी। तो ये भी एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट हो सकता है। रेंज पैरालिसिस किसे कहा जाता है? ये भी पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। मेरेक्स डिजीज को कहा जाता है रेंज पैरालिसिस। ठीक है, ट्यूमर्स वगैरह बनते हैं इसमें। ट्रांजिएंट फीवर किसे कहा जाता है? ट्रांजिएंट फीवर ये इंग्लिश का वर्ड है जिसका मतलब होता है टेम्पररी, शॉर्ट लिविंग। ठीक है, ये वर्ड है सिनोनिम एंटोनिम्स में भी आता है ट्रांजिएंट वर्ड। इसका मतलब क्या होता है? टेम्पररी या शॉर्ट लिविंग। तो शॉर्ट फीवर किस में होता है? टिकबोर्न फीवर में, एफिमरल फीवर में, लूपिंग इल में, केनाइन डिस्टेम्पर में। तो ये भी आपको मैंने बताया हुआ है। इस डिजीज को कहा जाता है एफिमरल फीवर, और इसका अदर नेम एक और भी है जिसे कहा जाता है 3 डे सिकनेस। ठीक है, वेरी गुड अब्दुल्ला जमील, 3 डे सिकनेस। ये भी याद रखना। तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए, 3 डे सिकनेस दे दे, ट्रांसिएंट फीवर दे दे, या इसका कॉजेटिव एजेंट भी आप याद रख लें, रेब्डो वायरस से ये होता है। जिससे रेबीज होती है रेब्डो वायरस से, उसी से ये होता है, उस जो है ना एफेमरल फीवर भी। तो इसका नाम ये थोड़े इंपॉर्टेंट है पेपर के हवाले से, ट्रांसिएंट फीवर और 3 डे सिकनेस, ये आ सकते हैं पेपर में। बेसलरी वाइट डायरिया, यह भी पोल्ट्री वाली सीरीज में बताया था आपको, BWD। ठीक है, बेसलरी वाइट डायरिया किस में होते हैं? साल्मोनिला से होते हैं। बट साल्मोनिला में भी डिफरेंट इन्वॉल्व होते हैं। तो साल्मोनिला प्लोरम आपने याद रखना है, इससे होते हैं बेसलरी वाइट डायरिया। वेरी गुड अब्दुल्ला, वेरी गुड। ठीक है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत डिटेल में, यहाँ पे जस्ट आपकी रिवीजन करवा रहा हूं। अच्छा, ये टेस्ट भी आपने याद रखनी है, बेंजीडाइन टेस्ट इज यूज्ड फॉर। यहाँ पे जो इससे लास्ट हमारा क्लास था वहां पे हमने पढ़ी थी हेज सल्फर टेस्ट। ठीक है, ये दोनों यूरिन की टेस्ट होती हैं, हेज सल्फर टेस्ट एंड बेंजीडाइन टेस्ट। हेज सल्फर टेस्ट में हम जो है ना यूरिन में जो है ना साल्ट वगैरह को देखते हैं, बाइल साल्ट को। और बेंजीडाइन टेस्ट में हम देखते हैं जो है ना ब्लड एंड यूरिन। तो ये डिफरेंट एक जो है ना टेस्ट, जैसे हेमाचूरा कंडीशन को कहा जाता है ब्लड एंड यूरिन को।
तो ब्लड एंड यूरिन टेस्ट को डिटेक्ट करने के लिए बेंजीडाइन टेस्ट की जाती है, ये आपने याद रखना है। ये सिंपल क्वेश्चन हैं टेस्ट से रिलेटेड, तो पेपर में आ सकते हैं। बेंजीडाइन जब भी आ जाए किस चीज को डिटेक्ट करती है, यूरिन में ब्लड को। अगर है सल्फर पूछा जाए तो वो क्या करती है, बाइल साल्ट इन यूरिन। है सल्फर टेस्ट इंपॉर्टेंट है इससे भी पेपर में। नॉर्मल लेवल हेमोग्लोबिन की कितनी होती है केटल में, 11.3 पर ग्राम 100 ml। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है जिस पे डिस्कस नहीं करेंगे। एनहार्स ये भी हमने लास्ट सीरीज की क्लास में पढ़ाया था। ओस्टियोडायस्ट्रोफिक फाइब्रोसा किससे कहा जाता है, ये फास्फोरस की कमी जब डाइट में होती है जो है ना, तो उसकी वजह से होता है ओस्टियोडायस्ट्रोफिक फाइब्रोसा। तो इसके नाम आपने याद रखने हैं, ये भी पेपर में आपको तंग कर सकते हैं। ज्यादातर कॉमन बुकलेट्स में बिग हेड डिजीज इसको कहा जाता है, बट ब्रेन डिजीज क्योंकि ब्रेन खाने की वजह से होता है, मिलर्स डिजीज भी कहा जाता है, ऑल ऑफ दीज। तो ये आपने नाम जरूर याद रखना है पेपर के हवाले से, कि ओस्टियोडायस्ट्रोफिक फाइब्रोसा को ब्रेन डिजीज, बिगेट डिजीज और मिलर्स डिजीज भी कहा जाता है। ठीक है, ये तीन नाम आपने जरूर याद रखने हैं। उसके बाद आईलिड की इन्फ्लामेशन को क्या कहा जाता है, ये भी पैथो में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बेलेफ्राइटिस, क्योंकि ये यूनिक नाम है। आई वैसे आई से आप ऑप्शन देखेंगे, आई से रिलेटेड कोई आ जाए तो वो करेंगे, बट इसका थोड़ा सा हटके नाम है, इसलिए ये पेपर के हवाले से इंपॉर्टेंट है। आई लिड जो होती है उसकी इन्फ्लामेशन को बेलीफ्राइटिस कहा जाता है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहां पे भी मैंने बताया था, यहाँ पे भी बता रहा हूँ। कंजक्टिवाइटिस किसे कहा जाता है, जो कंजक्टिवा होता है आई में, उसकी इन्फ्लामेशन को कंजक्टिवाइटिस कहा जाता है। 2023 में उसने दिया था कॉर्निया और कंजक्टिवाइटिस की इन्फ्लामेशन, इस तरीके से पूछा था, या कंजक्टिवाइटिस की पूछा था। और केराइटस किसके कहा जाता है, केराटाइटस कहा जाता है कॉर्निया की इन्फ्लामेशन को। ठीक है, तो ये आईज में डिफरेंट इन्फ्लामेशन होती है पार्ट्स में, तो ये आपको पता होनी चाहिए पेपर के हवाले से। अच्छा, उसके बाद 8888 पे कौन सा क्वेश्चन है, मूड ऑफ ट्रांसमिशन एंड टेक्सोप्लाज्मोसिस। यहाँ से भी क्वेश्चन आते रहते हैं। टेक्सोप्लाज्मोसिस किससे होती है, टेक्सोप्लाज्मा गोंडी से होती है। ठीक है, केट इसका मेन डेफिनेटिव होस्ट होता है, ये आपने याद रहे, तो वो फीसिस के थ्रू वो शेड करता है ओसाइट्स वगैरह, तो उससे फिर डिफरेंट एनिमल्स या इंक्लूडिंग ह्यूमंस भी इफेक्टेड हो सकते हैं। ठीक है, तो ये ज्यादातर जो कंटामिनेटेड वाटर होगा, फीड होगी, या अनकुक्ड मीट होगा, वहां से फैल जाती है टेक्सोप्लाज्मोसिस। तो इसके आपने मूड ऑफ ट्रांसमिशन जरूर याद रखने हैं पेपर के हवाले से। या तो वो डायरेक्ट पूछ सकता है कि कौन सी डिजीज केट के थ्रू ट्रांसमिट होती है, तो ऑप्शन में अगर टेक्सोप्लाज्मोसिस है तो आपने करना है जरूर। ठीक है, टेक्सोप्लाज्मोसिस दूसरा मैंने आपको बताया, अंडर कुक्ड जितनी भी मीट की प्रोडक्ट्स होती हैं उनके थ्रू भी ये फैल जाती है। और तीसरा क्या है, कंजेंशियल इन्फेक्शन होता है। कंजेंशियल मतलब कि वो मदर टू फीटस थ्रो प्लेसेंटा भी ये इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो जाता है। तो ये तीनों इसके मूड ऑफ ट्रांसमिशन के रूट्स होते हैं, टेक्सोप्लाज्मोसिस, या जिसको टेक्सोप्लाज्मा गुंडी भी कहा जाता है। उसके बाद है स्टिल बेमाइडीन टेस्ट। यह भी इंपॉर्टेंट टेस्ट है एक, आपने पेपर के हवाले से याद रखनी है। स्टिल बेमाइडीन टेस्ट की जाती है बेबीसियोसिस के लिए, थिलियोसिस के लिए, ट्राइपनोसोमियासिस के लिए, बट की जाती है लेशमिनियासिस के लिए। ठीक है, लेशमिनियासिस आपने याद रखना है। और ये किससे फैलती है, ये मैंने पहले भी क्वेश्चन आप लोगों से ही भी पूछा था, तो ये आपने याद रखना है सैंड फ्लाई से। ये वेरी इंपॉर्टेंट वेक्टर है, पेपर में आते हैं लेशमिनियासिस के और ट्रैपनोसोमियासिस के। लेशमिनियासिस का जब भी वेक्टर पूछा जाए सैंड फ्लाई, और ट्रैपनोसोमियासिस का पूछा जाए सीसी फ्लाई। टी साइलेंट है यहाँ पे, ठीक है। सीसी फ्लाई आपने याद रखना है, ये 2023 में आया था कि ट्रैपनोसोमियासिस का वेक्टर कौन सा है। सीसी फ्लाई आपने याद रखना है, ये सीसी फ्लाई से फैलती है। लेशमिनियासिस सैंड फ्लाई से फैलती है, ये आपने याद रखना है। और स्टिल बेमाइडिन टेस्ट किसके लिए की जाती है, लेशमिनियासिस के लिए की जाती है। और इसके दो फॉर्म भी हमने पढ़े थे, ट्रॉपिकल लेशमिनियासिस और जो है ना लेशमिनिया डोनोवेनी, काला अजहर डिजीज जिसको कहा जाता है। अच्छा, 19 पे क्वेश्चन क्या है कि हॉर्स में जब भी बाइलरी फीवर की वो बात करें, आपने सिंपली, ये मैंने इसी सीरीज में भी क्वेश्चन बताया था, कौन सी डिजीज होती है, वो होती है बेबीसियोसिस। बाइलरी फीवर हॉर्स में बेबीसियोसिस को कहा जाता है। जो है, जैसे दूसरे एनिमल में टेक फीवर भी कहा जाता है बेबीसियोसिस को, या रेड वाटर फीवर भी कहा जाता है, बट हॉर्स में बाइलरी फीवर जैसे जोंडिस वगैरह जो कंडीशन होती है वो बनती है हॉर्स में बेबीसियोसिस से। ये तो ये आपने याद रखना है, बाइलरी फीवर की जब भी बात है
तो ये होगा बेबीसियोसिस। उसके बाद ये केसोनीज इंट्राक्यूटिनस टेस्ट इज कंडक्टेड फॉर केसोनीज, भी आपने टेस्ट याद रखनी है। केसोनीज से इकिनोकोकस जो है ना, ये वाला आपने याद रखना है, हिमानकोसिस गेड लेशमिनियासिस। तो हाइड्रेटेड सिस्ट बनती है एक, जिसको इकिनोकोकस ग्रेन्युलोसा भी हमने पढ़ा था। इसके लिए टेस्ट की जाती है केसोनीज इंट्राक्यूटिनस टेस्ट। जब केसोनीज वर्ड आपने याद रखना है, तो ये किसके लिए की जाती है? इकिनोकोकोसिस के लिए की जाती है, या ग्रेन्युलोसा जो प्रॉब्लम होता है। तो यह भी पैरासाइटिक प्रॉब्लम है। उसके बाद ऊपर मैंने जैसे बताया, पिंपली गट जो है केटल में किससे होती है? ये इसोफेगोस्टोमम की सारी स्पीशीज दी हुई है, इसोफेगोस्टोमम, स्पेरम, रेडियम, डेंटम, वेन्युलोसम। तो आपने याद रखना है इसोफेगो, अगर वो सिंपल ही दे देता है इसोफेगोस्टोमम ऑप्शन में मौजूद है जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में था, तो फिर इसोफेगोस्टोमम ही होगा। बट अगर इसको और मोल्ड करके वो एग्जैक्ट पूछना चाहता है, तो इसोफेगोस्टोमम रेडिएटम आपने याद रखना है। इससे ये होती है पिंपली गट जिसे कहा जाता है। तो जो गट रीजन होती है, ये नोड्यूलर वर्म्स होते हैं वैसे। तो इंटेस्टाइन की जो वाल होती है गट रीजन वाली, वहां पे नोड्यूल्स बनते हैं, पिंपल्स बनने, जिस इसलिए इसको पिंपली गट कहा जाए। गट वैसे इंटेस्टाइन से रिलेटेड है। तो इसकी वजह से डायरिया, वेट लॉस, ये चीजें एनिमल्स में देखी जाती हैं। तो सिंपली आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है पिंपली गट इसोफेगोस्टोमम रेडिएटम आपने याद रखना है। बॉयन फर्सी किससे कहा जाता है? ऑप्शन में क्या है? नुकॉर्डियोसिस, एस्परगिलोसिस, स्पोरोट्राइकोसिस, डर्माटोफाइटोसिस। तो बॉइन फर्सी किसे कहा जाता है? ये होता है नुकार्डियोसिस से, या नुकार्डिया फर्सेनिस, या जो है ना, इससे ये होता है। ये सिंपली आपने ये इस फॉर्म में क्वेश्चन याद रखना है। तो ये भी क्रोनिक स्किन का प्रॉब्लम होता है, जैसे जो है ना, हार्सेस में हमने पढ़ा था ग्लैंडर। ठीक है, तो ग्लैंडर हार्स में फर्सी काज करवाता है। ऐसे ही बॉइन अगर फर्सी पूछा जाए, तो ये होता है नुकार्डियोसिस से, ये आपने याद रखना है। एक मिनट। ठीक हो गया, ये आपने याद रखना है, क्योंकि बोआइन फर्सी नुकार्डियोसिस से होता है। ये ऐसे ही ग्लैंडर डिजीज होती है आर्सिस में, उसको भी फर्सी कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लाइम डिजीज इज काज्ड बाय, ये कल भी हमने डिस्कस किया था। लाइम डिजीज ये किससे होता है? ऑप्शन क्या है? बोरिला, बर्गडोफेरी, बेसिलस पेलिफोरम्स, किर्कोबैक्टेरियल ट्रोंडाई, ऑल ऑफ दीज। तो ये भी आपने याद रखना है, छोटा सा क्वेश्चन है बट पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। बोरिला बर्गडोफेरी जो है, ये लाइम डिजीज काज करवाता है। ठीक है। ये भी हार्ट एक होता है। तो ये भी जो है ना, लेमनेस वगैरह हो गई, शिफ्टिंग ऑफ लेग मसल्स, उसके बाद ज्वाइंट्स में सोइलिंग वगैरह, तो ये एनिमल्स में देखी जाती है। तो ये सिंपल इसी फॉर्म में दे सकता है। लाइम डिजीज किससे होती है? बोरिला बर्गडोफेरी से होती है। ठीक हो गया। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन थे, बाकी ये ट्रू फॉल्स वाले हैं, ये हमारे पेपर में आते नहीं है। ये जस्ट आप खुद देखना चाहें तो देखिए, जैसे डायमंडाइन एसीचुरेट इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एनाप्लाज्मोसिस, नहीं भाई, ये किसके लिए? बेबिसियोसिस के लिए। ये आपके खुद ब खुद पढ़ेंगे भी सही तो रिवीजन हो जाएगी, ये आपके सारे पढ़े हुए क्वेश्चन। तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन किए, यहाँ तक तकरीबन ये 1900 के करीब क्वेश्चन है इसमें वेट स्कैन की मेडिसिन में। बट यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ वो क्वेश्चंस करवाए हैं जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सारे नहीं करवाए। ठीक है। सारे करेंगे तो फिर एक महीना लग जाएगा। तो इसलिए हमने जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे यहाँ पे पेपर के हवाले से वो डिस्कस किए। यहाँ पे हमारी मेडिसिन का पोर्शन होता है खत्म। कल इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे वेटनरी गायनेकोलॉजी या वेटनरी रिप्रोडक्शन जिसे कहा जाता है, उसके जो वेट स्कैन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे। तो ये आई थिंक पता नहीं कौन से पेज पे आएगा, थोड़े उसका देख लेते हैं कि कितने क्वेश्चंस हैं इसके। हाँ, यहाँ पे ना, यहाँ से कल हम स्टार्ट लेंगे। ठीक है। हाँ, इसको करना, इसको कल हम करेंगे इंशाल्लाह। फिर जो है ना, फिर जितने हो सके यहाँ पे भी वो करेंगे जो इम्पोर्टेंट। ऐसा नहीं कि यहाँ पे भी जितने भी रिप्रो क्वेश्चंस हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं। काफी चीजें डिटेल में दी हुई हैं, काफी जो हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे उनको डिस्कस करेंगे। तो जितने हैं इसके, इसको कोशिश करेंगे आधे ही कर पाएंगे, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट करेंगे हम। तो ये हम कल करेंगे।
770 है सर। थैंक यू सर फॉर। चलो देख लेते हैं आपका कि कितने। वेरी गुड माशाल्लाह। जो 770 क्वेश्चन हैं इसमें रिप्रो के। ठीक है। तो इसमें से अगर हम इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट करेंगे तो फिर भी हम 300 के करीब क्वेश्चंस करेंगे जो एंटाई एम होंगे। बाकी अगर आप खुद पढ़ना चाहें तो पढ़ना चाहते हैं, बट इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते। ठीक है, 300 के करीब हम क्वेश्चंस कर लेंगे इसके। फिर मेडिसिन तो हमारा हो गया। फिर यही दो इसमें ज्यादा होते हैं जो पेपर में कॉपी पेस्ट हो जाते हैं इन सेक्शन से।